मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। बिंदु ए बी सी से जाने वाले एक आपके पास समतल है जो कि बिंदु ए बी सी से जाता है। हम इसका डायरेक्ट फिगर आपको बनाते हैं। एक प्लेन है हमारे पास जो बिंदु ए बी सी से गुजरता है। ए बी सी ये वाला वो पॉइंट है। इस बिंदु से समतल गुजरता है। जाने वाले तथा तल आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2 के समांतर तल का समीकरण। एक और तल है, देखिए मैं उसको भी बनाता हूं। ऐसे कि एक बिंदु ए बी सी से जाने वाले और एक दूसरा तल है हमारे पास वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए ये वाला जो तल है वो इस तल के समांतर है। ये हमारा जो तल है ये रिक्वायर्ड तल है। दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन एंड दिस इज गिवन प्लेन। ये वाला कैसा समतल है दिया गया, और ये वाला कैसा समतल है जिसका समीकरण आपको चाहिए। ये वाला समतल इस बिंदु ए बी सी से जाता है। दोनों समतल आपस में समांतर है। ऐसा मान लो कि दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल ऐसे रखे हुए हैं। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बिंदु ए बी सी से जाने वाले तथा तल आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2 के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करिए। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो ये जो समतल है उसकी इक्वेशन ये दी गई है। इसमें ये चीज क्या होती है, अगर इसको कंपेयर करोगे तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी टाइप का है। एन क्या है, इस समतल पर लंब सदिश, यही तो है। तो इस समतल पर ये एक लंब सदिश हमने बना दिया, देखो। और यही क्या है, एन इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहले ये बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई भाई? ये जो यहां लिखा होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, उसमें ये एन क्या होता है? तो आंसर ये नॉर्मल वेक्टर होता है। अभिलंब सदिश होता है कि नहीं होता? ये याद ही नहीं आ रहा है आपको? याद आ रहा है? तो ये अभिलंब सदिश होता है, तो ये इस समतल का अभिलंब सदिश हो गया। ठीक, अच्छा अब ये दोनों समतल कैसे हैं आपस में? समांतर। अगर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूं और, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला सदिश इस समतल पर भी लंब हो जाएगा? हो जाएगा? अभी भी नहीं समझ में बात आई? देयर आर टू प्लेन्स एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ऐसा वेक्टर है जो इस समतल पर लंब है, वेक्टर एन। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं अगर इसको ऐसा बढ़ाते चले आएंगे पीछे की तरफ, तो ये इस समतल पर भी तो लंब हो जाएगा। क्लियर है? तो यही वेक्टर इस समतल पर भी लंब का काम करेगा। अब आपको इस समतल का समीकरण चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सोचिए, एक बिंदु से जाने वाले तथा एक सदिश पर लंब समतल का समीकरण। यहां पर भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। देख लीजिए, सोचिए अच्छे से इसको, क्या यह सही है या नहीं सही है कि जो वेक्टर इस समतल पर लंब होगा वो वेक्टर अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो जाकर इस समतल पर भी कैसा हो जाएगा? वो इस समतल पर भी लंब हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब इस वाले समतल का समीकरण हमको चाहिए और इस समतल की दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एक बिंदु से जाता है और एक सदिश जो कि वेक्टर एन है उसके कैसा है? ये लंबवत। तो एक बिंदु से जाने वाले, देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, एक बिंदु ए से जाने वाले तथा एक सदिश
वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण। किसी को फॉर्मूला याद है इसका? नहीं याद है, इसीलिए चुपचाप बैठे थे। वेरी गुड। एक फॉर्मूला ये आपने बताया गया था, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, कि एक बिंदु A से जाने वाले और सदिश वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण। अब ये वाला समतल सेम यही कंडीशन है कि ये एक बिंदु से जाता है A से, और ये जो वेक्टर n है ना, इस वेक्टर n के कैसा है, ये लंबवत। यही वाला हमने को फॉर्मूला लगाना है। तो हमने ये सूत्र लगाया। इसको बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r डॉट n की जगह हमने स्मॉल n लिया है तो आप स्मॉल n लिख लो। r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। ठीक है, n की जगह वो वैल्यू लिख दो। वेक्टर r डॉट वेक्टर n की जगह पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर a क्या होता है? आंसर है समतल जिस सदिश से होकर जाता है उसका स्थिति सदिश। इस सदिश से होकर, इस बिंदु से होकर जाता है तो इसका स्थिति सदिश ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट वेक्टर एन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सही आपको करना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में कि बस सब कुछ हो गया लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं हुआ? समझ आ गया ना? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रेखाओं, यहां पर दो लाइंस आपको दी गई हैं। एक लाइन दी गई है वेक्टर r इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। एक दूसरी लाइन है, ये लाइन 1 है। एक दूसरी लाइन, लाइन 2 दी गई है, दैट इज माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर रही है। आपको ये दो लाइंस दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी कंपैरिजन किससे करोगे आप? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, या a1 b1 कर लो क्योंकि दो लाइंस हैं। इसकी कंपैरिजन करोगे वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2। अब तुलना करने से हमको पता लगा वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी है? 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर b1 कितना है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर a2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 4i कैप माइनस k कैप। और वेक्टर b2 की वैल्यू कितनी है? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब दोनों लाइंस के बीच की दूरी पता लगानी है। दो लाइंस के बीच की दूरी पता लगाने में आपको कुछ बातें बताई गई थी कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, कि ये रेखाएं स्क्यू लाइंस हैं। याद आ रहा है आपको? क्या बता सकते हैं कैसी लाइंस हैं? स्क्यू लाइंस हैं, क्योंकि b1 और b2 समानुपाती नहीं है। इनके जो दिक् अनुपात है वो समानुपाती नहीं है। अगर समानुपाती नहीं है तो ये समांतर नहीं है, समांतर नहीं है तो फिर ये स्क्यू लाइंस हैं। सो दीज आर स्क्यू लाइंस। और प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला which was used for the distance between the two lines, perpendicular distance between the two lines for skew lines। कौन सा फॉर्मूला लगता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड ऑफ
वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेरी गुड, डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले को यूज करके भी कई बार हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो क्या आप कर लेंगे या मैं बताऊं आपको? कर लेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 को कैसे करेंगे आप? सारणिक मेथड से। तो सबसे ऊपर I कैप, J कैप, K कैप। वेक्टर B1, इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, 1 माइनस 2 2। B2 के लिखो 3 माइनस 2 माइनस 2। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले I कैप लिखा जाएगा और दोनों तरफ से इसको ढका जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 माइनस -4, तो +4 माइनस -4 +8 जुड़ जाएंगे दोनों, तो क्या बना लेंगे? 8I कैप। फिर माइनस J कैप लेते हैं। अब J को दोनों तरफ से ढका जाएगा, तो -2 -6 -8 और ये माइनस मिल जाएगा, तो +8 J कैप प्लस K कैप की बारी है। ऐसे -2 -6, तो -2 + 6 -2 + 6 4 +4 K कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई? B1 क्रॉस B2। इसी में मुझे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान बताओ। A2 माइनस A1, इसमें इसको माइनस करोगे, -10I कैप -2 J कैप और माइनस के फिर -2K -3K कैप। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए हमको, तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की वैल्यू ये है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। तो 8 को -10 से करोगे -80, 8 को -2 से करोगे -16, +4 को -3 से करोगे -12। कितना बन जाएगा ये टोटल जोड़ के बताएं? 108 -108। अभी इसके साथ हमको मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 भी चाहिए। तो वेक्टर B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये है, इसका मॉड्यूलस लीजिए, √ I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 4 का स्क्वायर 16, 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12। ठीक है, अब फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो। Therefore, the shortest distance between the two lines, मॉड्यूलस ऑफ, ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आई है? -108/2। ये 12 9s are 108, लेकिन नेगेटिव है तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। 9 मात्रक दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस आएगा। नहीं समझ में आया? देखो क्या आ रहा है आंसर पे, आ रहा है। ठीक, तो आपको ये समझ आया? तो आप नोट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 9 नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं 5 1 6 3 4 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। देखो ऐसा बेटा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया हुआ था। यहां पर एक तल है और कौन सा तल है? YZ तल। ये YZ तल है और एक दो बिंदु हमको दिए गए हैं। एक बिंदु यहां पर है जो कि 5 1 6 है और एक बिंदु हम इधर मान लेते हैं जो कि 3 4 1 इसके निर्देशांक हैं, और एक लाइन है जो इन बिंदुओं को मिला रही है ऐसे।
ऐसे एक लाइन इन बिंदुओं को मिलाती है और वो ऐसा तल में से, तल को बीच में से ऐसा पंक्चर करते हुए चली जाती है। ठीक है, ये दो बिंदु, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आप गौर से सुनिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। आपको किसी बिंदु के निर्देशांक चाहिए, कौन से बिंदु के? जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। ये वो लाइन है, मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है, तो वो तो बेटा इसी जगह पर काट रही है। अगर इस जगह पर काटती तो इसके निर्देशांक मुझे चाहिए। मैं इस बिंदु को P मान लेता हूं, इसके निर्देशांक मुझे चाहिए। क्या होंगे निर्देशांक बताएं? 0, Y, Z, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। क्यों 0? क्यों? क्योंकि ये YZ तल है, इसलिए X का पोर्शन इसमें कैसा रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, याद आया? ऐसा क्वेश्चन है आपको दो मेथड से लगा के हमने आपको बताया हुआ था, उसमें से सबसे इजी वाला यूज कर लीजिए। क्या करना है? सबसे पहले AB के दिक अनुपात निकालिए। AB के दिक अनुपात, AB के दिक अनुपात बताएं कैसे निकाले जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 6 माइनस 5। अब AP के दिक अनुपात निकाल लीजिए। AP के दिक अनुपात कैसे? 0 माइनस 5, y माइनस 1, z माइनस 6। ये AP के दिक अनुपात है, क्योंकि ये दोनों दिक अनुपात एक ही लाइन के हैं। AB के दिक अनुपात और AP भी तो वही लाइन को प्रदर्शित करती है, और वैसे भी रेखा अगर है तो उसके एंड पॉइंट तो होते नहीं है। तो ये दोनों के दोनों दिक अनुपात एक ही रेखा के हैं, बस फर्क इतना है कि दो अलग अलग जगहों के हैं। इसलिए ये दिक अनुपात कैसे होने चाहिए? समानुपाती। तो ये दिक अनुपात अगर समानुपाती होने चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? -5 अपॉन -2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन -5। दिक अनुपात परस्पर समानुपाती होने चाहिए। दिक अनुपात परस्पर समानुपाती होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दिक अनुपात ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अब आप सॉल्व करो, एक बार इसको इसके साथ ले लो, तो -5 अपॉन -2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो 15/2 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये -1 इधर भेज दो आप, y इज इक्वल टू 15/2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 17/2। समझ आ गया? अब एक बार इसको इसके इक्वल कर लो, तो -5 अपॉन -2 z माइनस 6 अपॉन -5। -1 से -1 कैंसिल, फिर ये इधर आ जाएगा, -25/2 बराबर z माइनस 6। z इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 25/2। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 25 माइनस 13/2। तो x की वैल्यू तो 0 है, y भी आ गया, z भी आ गया, इसलिए समतल पर अभीष्ट बिंदु, समतल पर अभीष्ट बिंदु हमने माने क्या थे? 0, x, y, सॉरी 0, y, z। और x 0 क्यों माना था? क्योंकि ये तल YZ तल था। कोई दूसरा तल होगा तो उसमें इसको भी लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो 0 y की जगह पर 17/2 और z की जगह पर
-13/2। इस तरह से तल पर ये वाला पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट रहेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 10th नंबर। ठीक, 11 नंबर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 11 नंबर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो, एक ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उन्हें दे 11 नंबर पे 5, 1, 6, और एक यहां पर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 4, 1 ऐसे। फिर ये एक तल को काटते हुए जाती है लाइन, ठीक है, ऐसे। ये एक तल को काटते हुए लाइन ऐसे चली जाती है इस तरह से, ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि रेखा ZX तल को काटती है। इसका मतलब ये वाला तल कौन सा है? ये ZX तल है। ZX तल का क्या मतलब है? उसका Y वाला कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0। तो इस पॉइंट के निर्देशांक हम क्या मान सकते हैं? X, 0, Z। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक रहेगा? अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर 12 नंबर पे है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं 3, -4, -5। एक पॉइंट है 3, -4, -5, और 2, -3, 1, 2, -3, 1 से गुजरने वाली रेखा, इससे एक लाइन गुजरती है इन दोनों बिंदुओं से होकर। गुजरने वाली रेखा समतल 2x + y + z = 7 के पार जाती है। यहां पर भी एक प्लेन हमको दिया गया है, ऐसा एक समतल इस तरीके से, और ये रेखा उस समतल को काटती है इस तरह से, ऐसे। तो एक लाइन है जो इसको और इस बिंदु को मिलाती है, और ये लाइन जब गुजरती है तो एक समतल को चीरते हुए निकल जाती है, उसको पंक्चर करते हुए निकल जाती है। उस समतल का भी समीकरण आज दे दिया है आपको। इस बार देखो, ना XY समतल है, ना YZ समतल है, ना ZX समतल है, एक अलग ही समतल है। और इस समतल की इक्वेशन आपको दी गई है, ये दी गई है 2x + y + z = 7। और आपको ऐसी सिचुएशन पे इसका कटान बिंदु चाहिए। मान लेते हैं कटान बिंदु P, x, इसको कुछ और मान लो, x1, y1, z1 मान लिए हमने। और इस बार x, y और z में से किसी कोऑर्डिनेट को आप 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ना XY तल है, ना YZ तल है, और ना ZX तल है। अगर ZX तल होता तो Y 0 कर देते, YZ तल होता तो X 0 कर देते, XY तल होता तो Z 0 कर देते। लेकिन ये ऐसा कोई तल नहीं, तो आप किसी को भी 0 नहीं कर सकते। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम प्रोसेस। कैसे सेम प्रोसेस? सबसे पहले AB इसको मान लो, यहां पर भी आप इसको AB मान लेना। AB के दिक अनुपात निकालते हैं जरा। AB के दिक अनुपात बताइए क्या मिलेंगे? 2 - 3 करेंगे तो -1, -3 -4 करेंगे +1, 1 - -5 करेंगे 6, ठीक है। सिमिलरली AP के दिक अनुपात क्या होंगे? x1 - 3, y1 + 4 और z1 + 5, ठीक है। क्योंकि दोनों दिक अनुपात एक ही रेखा के दो अलग अलग बिंदुओं के हैं, इसलिए ये आपस में कैसे होंगे? समानुपाती होंगे। अगर समानुपाती होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? x1 - 3 / -1 = y1 + 4 / 1,
y1 प्लस 4/1 इज इक्वल टू z1 प्लस 5/6। ऐसा करेंगे। अब यहां पर जब हम करते थे तो इन तीनों में से एक टर्म हमें ऐसा मिल जाया करता था जिसमें ना x होता था, ना y होता था, ना z। उससे हमारा काम बड़ा आसान बन जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और आज अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? तो इसको आप तीनों टर्म आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर हैं तो कुछ मान लो, मान लिया के हमने इसको, क्योंकि तीनों बराबर हैं और तीनों को हमने किसके इक्वल मान लिया? के। अब एक बार इसको के इक्वल करो। जब इसको के इक्वल करोगे और x1 निकालो वहां से, तो हमने लिखा x1 माइनस 3/-1 इज इक्वल टू के। तो पहले तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस के, फिर ये 3 उधर चला जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस के, क्योंकि इसने माइनस के कर दिया और ये 3 उधर जाके प्लस हो गया। क्लियर? एक बार इसको अब इसके इक्वल लेके देखो, y1 प्लस 4/1 इज इक्वल टू के। तो y1 इज इक्वल टू के माइनस 4। एक बार इसको के इक्वल करके देखो, z1 प्लस 5/6 इज इक्वल टू के। z1 इज इक्वल टू 6k माइनस 5। क्या इतना समझ आया आपको? नहीं आया? अच्छा, अब ये वाला बिंदु इस समतल पर स्थित है, इसलिए ये बिंदु समतल को संतुष्ट भी तो करेगा। ये भी तो एक रूल लगेगा यहां पर। ये हमारा प्लेन नंबर 1। तो हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु P जिसे हमने x1, y1, z1 माना है, ये वाला बिंदु समतल 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7 पर स्थित है। इसलिए यह बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। बेटा ये वाली बात समझ में आ रही है ना आपको? नहीं समझ में आया? अभी तक आप स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में नहीं करते थे कि अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर होता था तो वो बिंदु रेखा को अवश्य संतुष्ट करेगा, अगर किसी वक्र पर होता है तो वक्र को करेगा, तो अगर कोई बिंदु किसी समतल पर है तो वो समतल को अवश्य संतुष्ट करेगा। करा दिया हमने। कैसे? x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1। देन इट विल बिकम 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 7। 2 इंटू x1 की जगह पर ये, इसमें 2 का गुणा करना है, तो कितना बन जाएगा? 6 माइनस 2k प्लस y1 k माइनस 4 प्लस z1 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 7। माइनस 2k और प्लस k, माइनस k प्लस 6k 5k। ठीक, अब ये माइनस 4 माइनस 5 -9 प्लस 6 -3 उधर जाके 7 में जुड़ जाएगा 10। देन k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 3 माइनस k। तो 3 माइनस 2 कितना बना? 1। y1 इज इक्वल टू k माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। z1 इज इक्वल टू 6k माइनस 5। k के 6 गुने में 5 घटाओ, 6 दूना 12 माइनस 5 7। इसलिए समतल पर अभीष्ट बिंदु समतल पर अभीष्ट बिंदु क्या माना था आपने? x1, y1, z1। कितना आ गया वो? 1 माइनस 2 7। ये पॉइंट आ गया निकल करके। तो अगर समतल ना एक्स वाई होगा, ना वाई जेड, ना जेड एक्स, तो तरीका सॉल्यूशन का ये रखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, और इस तरह से हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? 12। आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम लोग 13 पर आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर।
लिखा हुआ है बिंदु -1 3 2 से जाने वाले तथा समतलों x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करिए। देखो ध्यान से, एक ये बिंदु दिया है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस बिंदु से गुजरता है और समतल 1 और समतल 2 इन दोनों समतलों पर लंबवत है। ये दोनों समतलों पर कैसा है? लंबवत है। ऐसा एक प्लेन है और इसकी इक्वेशन आपको पता लगानी है। थोड़ा सा इसके फिगर को मैं आपको कुछ ऐसे बना के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे एक प्लेन हमने ये बनाया, ऐसा, और एक प्लेन हमने ऐसा बनाया। ऐसा मान लो जैसे कोई खुली हुई बुक रखी हुई है, इस तरह से, ठीक है। तो एक प्लेन इधर वाला हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया। और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हमको दी गई है। देखो, इसमें से एक समतल है जिसकी समीकरण हमको दी गई है x + 2y + 3z = 5 और इस प्लेन की इक्वेशन ये हमने मान लिया प्लेन π1 और दूसरा प्लेन हमने π2 मान लिया। ये वाला प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है 3x + 3y + z = 0, ठीक है। एक समतल ये और एक समतल ये, दोनों दिए गए वाले समतल हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि इनका वेक्टर फॉर्म बताएं तो आप कैसे बताएंगे? वेक्टर r डॉट i कैप + 2j कैप + 3k कैप = 5। इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर r डॉट 3i कैप + 3j कैप + k कैप = 0। ये दोनों समतलों के वेक्टर फॉर्म हमने बना लिए। अब देखो, ये तो दोनों समतल वो हैं जो दिए गए हैं। तीसरा समतल कहां है? तीसरा समतल होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तीसरा समतल जो होगा इन दोनों के लंबवत होगा प्लेन। अब वो दोनों के लंबवत कैसे होगा? आप ऐसा समझ लो जैसे ये एक कोई बुक है जो कि इस तरीके से खुली हुई रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से एक बुक खुली रखी हुई है। तो एक प्लेन ये वाला हो गया, कौन सा? π2, और एक प्लेन ये वाला हो गया, कौन सा प्लेन? π1। एक जो तीसरा समतल है वो इन दोनों के लंबवत रखा हुआ है। इन दोनों के लंबवत रखा है मतलब वो ऐसा रखा होगा। समझ आया? नहीं समझ आया? आया आपको? अच्छा, तो ये सिचुएशन है। ये वाला समतल कौन सा है? π1, इसकी इक्वेशन आपके सामने है। ये वाला समतल कौन सा है? π2, इसकी इक्वेशन आपके सामने है। और एक समतल ऐसा है जो दोनों के लंबवत रखा हुआ है, ऐसे। देखो, इस समतल के भी ऐसा लंबवत है ये, और इस वाले प्लेन पर भी ऐसा लंबवत है। तो दोनों समतलों के लंबवत हो गया कि नहीं हो गया? और ये वाला जो ऊपर वाला प्लेन है वो इस बिंदु से हो करके भी जाता है, वही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब उसको मैं यहां पर कैसे बनाऊं, आप ऐसा समझ लो, ये प्लेन उसके ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि ये उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला जो समतल है उस पर एक यहां पर बिंदु है, कौन सा? -1, 3, 2। इससे ये वाला प्लेन होकर जाता है। ये पाई प्लेन है और यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। इसी का समीकरण हमको पता लगाना है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं इस समतल पर लंबवत सदिश, तो इस समतल पर लंबवत सदिश कैसा होगा? ऐसा। और वेक्टर, इसको आप चाहो तो कुछ भी कर लो, तुलना कर लो। वेक्टर n1 यहां से निकाल लो, कितना आएगा? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, या आप n2 मान लो क्योंकि π2 प्लेन है। और यहां से वेक्टर n1 कितना मिल जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये बता सकते हैं ये n1 है क्या? n1 वेक्टर है इस वाले समतल पर लंब सदिश। तो इस समतल का लंब सदिश कैसा होगा? इस समतल का जो लंबवत सदिश होगा वो ऐसा होगा, n1 वेक्टर। और इस समतल का जो लंबवत सदिश होगा वो ऐसा होगा, वेक्टर n2। थोड़ा सा इसको इमेजिन करने का प्रयास करिए। देखिए, ये अगर मैं प्लेन फिर से ऐसा लेता हूं, ऐसे, ये, तो इस पर लंब सदिश कैसा होगा? ऐसा। समझ आया? तो ये क्या हो गया बताएं? n2 है। ये देख रहे हैं, ये n2 है। ये कौन सा होगा? n1। अब अगर मैं ये बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये n1 है इधर की तरफ n2 है, ऐसा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि n1 क्रॉस n2 की दिशा बताओ, किधर की तरफ होगी? a क्रॉस b की दिशा कैसी होती है? a व b के तल के लंबवत। तो n1 क्रॉस n2 की दिशा बताओ। ये n1 है, ये n2 है, तो n1 और n2 का ये तल बन गया। अब n1 क्रॉस n2 की दिशा इसके लंबवत होगी। इसके लंबवत होगी मतलब ऐसा, ऐसे आ जाएगी। और वही तो इसका लंबवत सदिश बनेगा। अभी भी नहीं दिमाग में आया? आपको मैंने स्टार्टिंग में प्लेन बना के दिखाया, π1 π2, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्लेन। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब आप खुद समझ सकते हैं, ये n2, इस पर लंब सदिश, इस पर लंब सदिश n1। अगर मैं n1 क्रॉस n2 निकालूंगा तो ये n1 क्रॉस n2, n1 और n2 के तल के कैसा हो जाएगा? लंबवत। तो कैसा आ जाएगा? ऐसा। और अगर ऐसा आ गया तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के कैसा हो जाएगा? लंबवत। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के लिए क्या का काम करेगा? वेक्टर n का काम करेगा। ये ऐसा हमारे रिक्वायर्ड प्लेन में लंबवत आ जाएगा 90 डिग्री, n का काम करेगा। और n का काम कौन करेगा? n1 क्रॉस n2। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको? आया? तो अगर अब आप ध्यान से देखिए, हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के लंबवत सदिश कौन सा है? वेक्टर n। इसको निकाल कैसे सकते हैं? n1 क्रॉस n2 से निकाल सकते हैं। ये इस बिंदु से तल होकर जाता है और वेक्टर n के लंबवत है। तो अब एक बिंदु से जाने वाले तथा एक वेक्टर के एक सदिश के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा? एक बिंदु, कौन सा बिंदु? -1 3 2। इसको आप चाहो तो a मान लो। बिंदु a से जाने वाले तथा सदिश वेक्टर n के लंबवत समतल का समीकरण क्या होता है? फॉर्मूला उसका तो फॉर्मूला यही होता है ना, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ठीक है, n कैसे निकाला जाएगा? n1 क्रॉस n2 से निकाला जाएगा, क्योंकि जब हम n1 क्रॉस n2 करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर n हमारा, जो कि इस तल के कैसा होगा? लंबवत होगा। अब इस बिंदु से जाता है तल और ये उसके लंबवत है, तो एक बिंदु से जाने वाले और वेक्टर n के लंबवत समतल का समीकरण, यही फॉर्मूला होता है। तो n कहां से निकालेंगे? पहले आप, ये इक्वेशन तो आ गई हमारी, इसी पे वैल्यू लिखनी है, लेकिन उसके पहले हमको क्या चाहिए?
वेक्टर n चाहिए विच इज इक्वल टू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। n1 क्रॉस n2 निकालेंगे। पहले अब ये मुझे बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको आ गई है समझ में? अच्छा, n1 क्रॉस n2 कैसे निकालेंगे? i कैप j कैप k कैप। n1 और n2 के कोएफिशिएंट्स ले लें, 1 2 3, n2 के 3 3 1। अब देखिए बेटा, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसका, आपको खुद करना है। पहले इसको कैलकुलेट करके क्या निकल आएगा? वेक्टर n निकल आया करेगा। और इसके बाद वेक्टर a क्या होता है? जिस बिंदु से समतल जाता है उसका स्थिति सदिश। तो अगर वेक्टर a को यहां पर रखने की बारी आएगी तो क्या लिखोगे? माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और उसके बाद इसी फॉर्मूले में आकर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? n1 क्रॉस n2 से वेक्टर n निकाल लेना है और इसके बाद यहां पर लिख देना है आकर के। अगर उसको कार्तीय रूप में बदलना पड़े तो भी आप बदलना जानते हो कैसे? उसके लिए समतल पर एक बिंदु p x, y, z मानना होगा। फिर r की जगह पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप लिखना होगा और इसके बाद r की जगह लिख के उससे कार्तीय समीकरण भी निकल आएगा उसका। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इतना होमवर्क हम आपको देते हैं, तो प्लीज आप भी कुछ काम करिए। तरीका हमने पूरा बता दिया है, नोट कर लें। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।